देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति से या यूं कहें कि बिहार और झारखंड की राजनीति को मिलाकर आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर तो यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा के लिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 6 जगहों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें कटोरिया, मनिहारी, इसके अलावा अगर आप देखें तो और कुछ जगह हैं जो मैं नाम आपको बताने जा रहा हूं। उसमें चकाई है, धमदाहा है, कटोरिया है, पीरपैंती है, मनिहारी है और जमुई है। इन 6 सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दी है। अब हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आगे कि 2020 में क्या स्थिति हुई थी। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो खबर ये है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने एक बार फिर से रामदास मुर्मू पर अपना भरोसा जताया है, रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। अब जो चुनावी रोमांच है घाटशिला विधानसभा का, उसको जयराम महतो ने बढ़ा दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अगर आंकड़ों को देखेंगे, जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से जो राजनीतिक परिस्थितियां फिलहाल झारखंड में चल रही है उसको देखते हुए आप पाएंगे कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सीधी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है। वहां पर जयराम महतो का प्रत्याशी फुस साबित होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हम वो समीकरण भी आपको बताएंगे, आखिर ऐसा क्या समीकरण है जो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि जयराम महतो का कैंडिडेट फुस हो जाएगा। मैं बताऊंगा उन चीजों को भी। लेकिन घाटशिला उपचुनाव जो है ये सीधे तौर पर अगर आप देखें तो कैंडिडेट भले ही सोमेश सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और उधर से बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन लड़ाई सोमेश सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी कागजों में नामांकन में जरूर हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो रही है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन वर्सेस चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी। यानी सीधे तौर पर अगर कहें तो इन चुनाव में इन्हीं नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चंपाई चमकते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी में चमकदार चेहरा के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उनकी अग्नि परीक्षा जबरदस्त तरीके से है। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए पहले चल रहा था, जब विधानसभा का चुनाव हुआ 24 का, तो यह भी चर्चा थी कि बाबूलाल मरांडी की जगह पर, बाबूलाल मरांडी को नहीं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ना बना करके चंपाई सोरेन को जो है विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, उनको सम्मान देगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर आए थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। पार्टी के अंदर और भी जो पदें थी वो समीकरण में नहीं बैठे। जो जातीय समीकरण आजकल राजनीतिक दलों का हो गया है, कोई कितना भी काबिल हो उसकी काबिलियत सेकेंडरी हो जाती है और काबिलियत बन जाती है किस जाति से आते हैं, किस जाति का कितना वोट है, ये सारा कुछ हो जाता है प्रायोरिटी में। और ये प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि एक दल में, सभी राजनीतिक दलों में है ये प्रायोरिटी। तो चंपाई सोरेन को उस समय कुछ नहीं मिला। अब जो है उनके पुत्र फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल सोरेन, जो 22,000 से ज्यादा वोटों से 2024 के चुनाव में स्वर्गीय रामदास सोरेन से हारे थे। अब बाबूलाल सोरेन का मुकाबला जो है स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन के साथ है। सवाल यही उठता है कि सोमेश सोरेन राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। कारण यह है कि वो उतने राजनीति में पीले नहीं थे। उनसे ज्यादा रामदास सोरेन के साथ राजनीति में जुड़े हुए थे उनके भतीजा विक्टर सोरेन। यहां यही चीज बन रहा है। ये बातें आ रही है कि रामदास सोरेन के पुत्र होने के नाते सोमेश सोरेन को टिकट तो मिल गया, लेकिन जो रामदास सोरेन का करंट था उस क्षेत्र में, जो रामदास सोरेन शून्य से शिखर पर पहुंचे थे, निर्दलीय चुनाव लड़के हारे, लेकिन उसके बाद से लगातार उस क्षेत्र में डटे रहे, बने रहे और 3 मर्तबा वहां से विधायक चुने गए, राज्य सरकार में मंत्री बने।
तो क्या उनका पुत्र जो करंट रामदास सोरेन में दौड़ता था कार्यकर्ताओं के बीच में, वो करंट दौड़ा पाएंगे? सवाल ये भी उठता है कि सहानुभूति का वोट तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से रामदास सोरेन का एक अपना छवि बना हुआ था, अपनी छवि बनी हुई थी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और इतना ही नहीं, उनकी छवि ट्राइबल नेताओं के रूप में थी, वो छवि सोमेश सोरेन की नहीं है। तो आप कहेंगे कि कौन सा बाबूलाल सोरेन का बना हुआ है? तो बाबूलाल सोरेन के साथ यहां पर प्लस पॉइंट ये बनता है कि बाबूलाल सोरेन पिछले चुनाव को लड़े और वो लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए, जनता में उनके चेहरे की पहचान हो गई, और तभी तो 75,000 से ज्यादा वोट आया। अभी तक के रिकॉर्ड में जो भारतीय जनता पार्टी को घाटशिला विधानसभा चुनाव में वोट मिले हैं, तो सबसे ज्यादा वोट मिले, भले ही परसेंटेज के मामले में नीचे है, लेकिन वोट अब तक में जो 75,000 वोट कभी भी भारतीय जनता पार्टी को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया था। और यह भी सच्चाई है कि मात्र एक मर्तबा स्वाद चखी थी, जीत का स्वाद चखी थी भारतीय जनता पार्टी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू क्या है कि पिछले चुनाव में आपने देखा कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी पार्टी ने दिया था 81 विधानसभा क्षेत्रों में, तो वो थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी। घाटशिला में भी 2024 के चुनाव में जयराम महतो ने कैंडिडेट उतारा था, इसी रामदास मुर्मू को ही उठाया था, वहां से खड़ा किया था। रामदास मुर्मू को मात्र 8,000 से कुछ ज्यादा 50-60 वोट आए हुए थे, यानी 8,092 वोट उनको आए हुए थे। यानी कि यहां पर रामदास मुर्मू जो हैं वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। चुनाव परिणाम यह भी बताता है 24 का कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो एक समय के ऐसे नेता जिन्होंने कि झारखंड अलग राज्य के लिए अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, सूरज सिंह बेसरा, उनको 500 वोट आए थे। यानी सूरज सिंह बेसरा को अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में जब वो चुनाव लड़े थे तो सूरज सिंह बेसरा को जो है 500 से कुछ ज्यादा वोट, यानी 500 साढ़े 500 वोट उनको आए थे, जबकि वो 1990 में निर्दलीय चुनाव जीते थे और अलग राज्य की मांग करते हुए उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। अभी झारखंड पीपुल्स पार्टी से वो लड़े थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि, और इतना ही नहीं था, अगर चुनाव परिणाम को आप देखते हैं 24 के विधानसभा चुनाव परिणाम को, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2 कैंडिडेट को छोड़ के 12 कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट को छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई थी, और इसके बाद 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि नोटा से भी कम वोट आया था। जाहिर है कि सारे समीकरण ये बताते हैं कि जयराम महतो कैंडिडेट भले ही दे दिए, लेकिन सीधी लड़ाई तो, आमने सामने की लड़ाई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने जा रही है। इसके अलावा जो मैंने बताया राजनीतिक स्थिति जो चल रही है झारखंड के भीतर, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो उबाल पूरे झारखंड में है, उसका भी परिणाम वहां पर होगा, क्योंकि 50% के तकरीबन वोट जो है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ट्राइबलों का है, और ट्राइबल में भी संथाल ट्राइबल उन 50% में 90% हैं। तो जाहिर है कि ट्राइबल पर अगर आप देखें, 19 के चुनाव को देख लें, 24 के लोकसभा चुनाव को देख लें, 24 के विधानसभा चुनाव को देख लें, तो गुरुजी ने जो एक बेस तैयार किया था ट्राइबल मतदाताओं के बीच में, उस बेस को महल बनाने का काम किया है हेमंत सोरेन ने। तो उस आधार पर जो बिल्डिंग तैयार की है हेमंत सोरेन ने, तो आप कह सकते हैं कि झारखंड में जो 19 और 24 के चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें यह साफ हो गया कि झारखंड में विपक्षी दलों के लिए लड़ने के लिए 81 में से 28 सीट को माइनस कर दीजिए, यानी विरोधी दल खास करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती, कैंडिडेट भले दे दे, वो उसकी लड़ाई हो जाती है 81 से घट में 28 माइनस कर दीजिए जो सीटें बचती उस पर, क्योंकि पिछले मर्तबा 19 में 26 सीटों पर जो है सो इंडिया गठबंधन तत्कालीन यूपीए चुनाव जीती थी, जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें हैं।
कहा जाने लगा कि 24 के चुनाव में चंपाई सोरेन आए हैं, मधु कोड़ा आई है, गीता कोड़ा आई है, सीता सोरेन आई है, बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, ट्राइबल नाम जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ट्राइबल मतदाताओं के बीच जो है सो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उससे ट्राइबल सेंटीमेंट जगेगा और तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा ट्राइबल सीटों पर। लेकिन 19 के चुनाव से भी बुरी स्थिति 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई और यहां पर मात्र एक सीटें जो चंपई सोरेन की सीट थी वही बचा पाई, नहीं सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को गई। तो यह साफ है कि अलग राज्य बनने के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 18 सीटों 19 सीटों पर आके अटकती थी, उसको हेमंत सोरेन ने अपने बूते 30 पर पहले किया और 30 से बढ़ा करके 34 पर किया। यानी गुरु जी के द्वारा जो नींव डाली गई थी उस नींव को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मजबूत किया और उसी मजबूती का नतीजा है कि अब विरोधी दलों को 81-28 पर ही काम करना पड़ता है। और जो ये कुर्मी वर्सेस आदिवासी का मामला चल रहा है, तो जाहिर तौर पर ये सब लोगों के बीच में, आम आवाम के बीच में ये हो गया है कि जयराम महतो जो है वो कुर्मी के नेता है और उन्होंने भी वक्तव्य दिया था पहले समाज होता है। जाहिर है कि इसका भी नुकसान घाटशिला के विधानसभा चुनाव में भोगना पड़ेगा, क्योंकि 5% कुर्मी की आबादी वहां पर है। 5% के बूते चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह सही है कि रामदास मुर्मू ट्राइबल है और चूंकि वो ट्राइबल की रिजर्व सीट है तो जाहिर है वहां से किसी ट्राइबल को ही टिकट देना पड़ेगा, लेकिन ट्राइबल का वोट जयराम महतो को आएगा ऐसा दिखाई नहीं देता। जो राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक उबाल जो झारखंड के भीतर अभी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए तो क्या करेंगे जयराम महतो? तो जयराम महतो कर ये रहे हैं कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी घाटशिला गए हुए हैं। बातें तो चल रही थी कि स्वर्गीय सूर्या हांसदा की पत्नी को लड़ाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब ये तो झारखंड की बात, मैंने 2 खबर बताई थी और बड़ी बात ये हो रही है बिहार में जो जिन 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैंडिडेट दिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह क्यों नहीं मिली? तो भाई साहब आज के दिन में आंकड़े सभी के पास रहते हैं। अगर आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैंडिडेट दिया था और सब सीटों को मिला करके कुल वोट जो आए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो 25,000 समथिंग था। तो 25,000 वोट ला करके बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर कि एक एक विधानसभा में मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, 3 लाख 3.5 लाख मतदाता होते हैं, वहां पर 25 लाख वोट ला करके कोई अकेले एक विधानसभा में आए तो चुनाव नहीं जीत सकता। तो 5 विधानसभा को मिला करके अगर 25,000 वोट आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें आरजेडी ने भी देखा होगा, जो नेतृत्व कर रही है वहां पर इंडिया गठबंधन की। ये चीजें कांग्रेस पार्टी ने भी देखी होगी और अन्य सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उन्होंने भी देखा होगा। अब आप ये भी सवाल करेंगे कि चकाई विधानसभा से जो है एक मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जीता है। यह सच्चाई है कि चकाई विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सुमित सिंह चुनाव जीते थे, जो अभी जदयू के कैंडिडेट हैं। लेकिन वो सुमित सिंह का मैदान है, उनके पिता के द्वारा तैयार किया गया मैदान है जहां पर उनको जीत मिलती है। सुमित सिंह ने काम किया है, वहां पर पार्टी का सिंबल तो है लेकिन साथ ही साथ कैंडिडेट का भी वर्चस्व है। उस कैंडिडेट के वर्चस्व के कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती थी, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां पर वोट है। अगर ट्राइबल वोट की बात करें तो मनिहारी और कटोरिया 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि ट्राइबल वोट है और ये दोनों सीट ही ट्राइबल के लिए रिजर्व भी हैं बिहार विधानसभा के भीतर। तो अब स्थिति यह है कि पिछले चुनाव में 25,000 वोट लाने वाली पार्टी को गठबंधन में एक भी सीट नहीं दिया गया, जबकि कहा जा रहा था कि 2-3 सीटें जो है सो मिलेगी। अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, इंडिया गठबंधन से बिहार में अपने आप को अलग कर लिया है, तो अब क्या करते हैं तेजस्वी यादव, ये देखना होगा
कि झारखंड में जो उनके सहयोगी हैं उनको मनाने के लिए वो क्या करते हैं। लेकिन जो हिसाब से बिहार विधानसभा में इंडिया गठबंधन का स्थिति चल रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट हैं वहां पर माले ने भी कैंडिडेट दे दिया है, जहां पर आरजेडी के कैंडिडेट है वहां पर माले ने भी कैंडिडेट दे दिया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है वहां पर आरजेडी ने भी कैंडिडेट दे दिया है, ऐसी 10 सीटें लगभग है। तो ये पॉलिटिकली जो कहा जाता है दोस्ताना फाइट का, तो दोस्ताना फाइट चुनाव में नहीं होता है। अगर वोट बटेंगे तो जाहिर है दोस्तों का वोट दोस्तों के लिए बट जाएगा, फायदा जो है सो तीसरा जो कैंडिडेट होगा वो उठा के ले जाएगा। अब अगर कैंडिडेट ही कोई ऐसा मजबूत हो जो अपने बूते चुनाव जीतना चाहता हो, उसके लिए पार्टी का सिंबल सिर्फ एक सिंबल लेने पर है, तो ये अलग बात है इन 10 सीटों में, जहां पर कि टकराव हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के दलों का आपसी एक दूसरे के साथ। अब वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी देने की घोषणा कर दी है, तो इससे उतना इफेक्ट तो बिहार में नहीं होने वाला है। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा जरूर मिलेगा। विपक्ष इस बात को जरूर कहेगा, जहां आपसी खटराग अभी से जारी है, तो आगे अगर उसकी सरकार बनती है तो यह खटराग कहां तक जाएगी, ये सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट देने से इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चुनावी जो रिजल्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर जयराम महतो ने जो ताल ठोक दिया है कैंडिडेट देकर घाटशिला में, वो किसका सीन खराब करेंगे घाटशिला में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर भारतीय जनता पार्टी का, ये भी आपको जो है 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल सभी दलों ने अपनी रणनीति तय कर ली है, सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी उतार दिया है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को किसके सिर पर सजता है ताज, किस पर गिरती है गाज, चाहे वो झारखंड का एक उपचुनाव हो या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हो, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और साथ ही साथ धनतेरस की आप सभी सुभी दर्शकों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जो पूजा की जाती है स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रखें, जो सबसे बड़ी पूंजी है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।